बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को केमिस्ट्री 10th उर्दू मीडियम का गेस्ट देने वाला हूँ। उर्दू मीडियम के बच्चों का यही गिला होता है सर, इंग्लिश मीडियम को आप सब कुछ गेस्ट भी देते हैं, लेक्चर भी देते हैं, तो उर्दू मीडियम वालों को नहीं देते। तो ये आपका गिला दूर कर रहा हूँ। और एक बात आपने फॉलो करनी है कि आजकल जो पेपर आने हैं 35% एनालिटिकल कंसेप्चुअल जो आने हैं उसके बारे में बच्चे परेशान हैं, क्वेश्चन करते हैं सारी वो क्वेश्चन कैसे होंगे और कहाँ से आएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। वो क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदाज उसका चेंज होता है कि रीज़न वाले पूछे जाते हैं या जस्टिफाई वाले पूछे जाते हैं कि ये सवाल इसकी रीज़न क्या है और ये बात ऐसे है तो क्यों है। यानी कि कंसेप्ट क्लियर किया जाता है बच्चे से कि कितना कंसेप्ट उसका है बच्चे का और उसका आंसर कैसे देता है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना होता है और उसकी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर जो एनालिटिकल कंसेप्चुअल आने हैं वो 35% आने हैं। तो 35% जो पेपर होगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, तो उसके लिए बच्चे के लिए परेशानी तो ज़रूर होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको गेस दे रहा हूँ, इसी टेक्स्ट बुक में ही कुछ कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन बताऊंगा और आपने उसको फॉलो करना है। और टेक्स्ट बुक खोलें और साथ साथ पेज नंबर देखते जाएं, आप उसको पर फौरन जो है ना हाईलाइट करते जाएं और क्वेश्चन को भी समझते जाएं ये क्वेश्चन आएगा कैसे। क्योंकि मैंने अभी इस दौरान कोशिश करूँगा कि फुल बुक का आपको मैंने गेस दे दूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की चंद खुसूसियात लिखें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ से लेकर, जैसे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की खुसूसियात हैं और उसकी तारीफ भी लिखी करी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं। तो आपने कहना है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो दोनों सीमत में जारी रहते हैं, वो कभी भी स्टॉप नहीं होते और उनकी रफ्तार बराबर हो जाती है। यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में होते हैं। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन की चंद खुसूसियात लिखें। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्टूडेंट्स, वो ये कहेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो आपने ये लिखना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा खड़ा है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर दें, ये शॉर्ट आंसर भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली एग्जांपल भी दे दें, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। जो चीज़ बनती है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट होती है। जो रिएक्शन से पहले हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, अज्जा होते हैं, वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, वो ये पूछा जा सकता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते, यानी मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील क्यों नहीं होते। स्टूडेंट याद रखना है, ये रिएक्शन दो तरफा होते हैं, दोनों तरफ जब चलते हैं तो ये रिएक्शन कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचते। हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते रहते हैं। तो उसका आंसर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये भी पूछ सकता है कि जो इरिवर्सिबल हैं वो तकमील तक क्यों पहुंच जाते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील क्यों हो जाते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी जिसको हम एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं। इस तरीके से पूछ सकता है कि तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते, उसकी वजह बताएं। तो आपने वजह उसकी यही लिखनी है। ये तीसरा शॉर्ट आंसर था। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताता जाऊँ आप लोगों को, आपने इसको हाईलाइट लाजमी करते जाएं। ये देखें, वो पूछ सकता है कि आयोडीन का कलर कौन सा होता है। जब आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो उसका कलर पूछा है, तो उसका आपने कलर ये याद रख लेना है, ये पर्पल कलर होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। लेकिन आयोडीन जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है, फिर उसका कलर कौन सा होता है। तो आपने कहना उसका रंग बेरंग होता है। और क्यों होता है अगर जवाब पूछे, ये एक कंसेप्चुअल सवाल है। आपने कहना है कि आयोडीन की अब वो आयोडीन वाली खुसूसियात ख़त्म हो गई हैं, वो अपनी शनाख्त खो दिया उसने। अब आयोडीन जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है, इसलिए उसका रंग क्या हो जाता है, बेरंग हो जाता है, कोई कलरलेस हो जाता है। तो पहले तो आयोडीन का पर्पल कलर होता है, जब आयोडीन हाइड्रोजन के साथ होती है तो उसकी शनाख्त क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
इसलिए उसका कलर भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बेरंग हो जाता है। ये जवाब है। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है कि आयोडीन का कलर क्यों ख़त्म हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और शॉर्ट आंसर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पेज में देखें तो नेक्स्ट पेज में आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है स्टूडेंट्स के, एक शॉर्ट आंसर पेपर में आ सकता है कि खुली फ्लास्क में, यानी कि अगर हमारे पास ओपन कोई फ्लास्क हो तो वहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, क्या वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा? तो आपने कहना है वो रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। बेशक अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो रिवर्स नहीं होगा वो। फिर आपने बताना है क्यों नहीं होगा। क्योंकि खुली फ्लास्क में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो फिज़ा में चली जाएगी, जिस वजह से वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा नहीं बन सकता। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होगा और ये रिएक्शन तकमील तक पहुंचेगा। क्यों तकमील तक पहुंचेगा? यानी कैल्शियम कार्बोनेट टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड में। क्योंकि ये फ्लास्क अगर हमारे पास ओपन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवाल्व होती गई तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? खुली फ्लास्क में कभी भी रिवर्स नहीं होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। यही कंसेप्चुअल शॉर्ट आंसर होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसको नोट कर लें आप लोग कि खुली फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल क्यों नहीं होता। एक और ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकती है, जो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्टार्ट में कैसा होता है? तो आपने कहना है वो स्टार्ट में तेज़ होता है। स्टार्ट में शुरू में तेज़ होता है, फिर ऐसा ऐसा क्या होता है? स्लो हो जाता है। एक और बात भी आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत कैसे कायम कर लेता है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम की हालत कायम कर लिया है? तो आपने कहना है कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को शो कर रहा होगा या डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो कर रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम की हालत उस वक्त कायम कर चुका होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उसमें एक बात आपने लिखनी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा लिखना है डायनामिक इक्विलिब्रियम जो अगले पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की सेपरेट डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो आपने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और ये बिल्डिंग वाली आपने इमारत वाली एग्जाम्पल लाजमी देनी होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? इसको मैं जब लॉन्ग क्वेश्चन जब मैंने ये पढ़ाया तो मैं ये बातें सारी क्लियर कराई थी। अब मेरे पास नहीं है इतना टाइम, मैं सिर्फ आपको गैस देने वाला हूँ। तो आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कैसे कायम कर लिया, उसकी कौन सी सूरतें होती हैं, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखना है। उसके बाद एक और शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत कौन सी होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कब कायम होता है? तो याद रखना है जब रेट ऑफ, यानी कि दोनों का रेट, यानी कि बाएं से दाएं जानिब व दाएं से बाएं जानिब, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में बराबर होते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। लेकिन सिमत में क्या होते हैं? मुखालिफ होते हैं। तो आपने ये बात लिखनी है, यहाँ तक लिखनी है। ये भी शॉर्ट आंसर आ सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो आपने साथ ये भी लिख देना है रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होता है फॉरवर्ड के। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट दोनों तरफ बराबर हो। अमाउंट का बराबर होना, मिकदार का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, बस दोनों का रेट का बराबर होना ज़रूरी है। ये पेपर में सवाल आ सकता है। उसके बाद एक और शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर देखें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में दो फ़र्क लिखें। तो आप कोई से 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। एक ये वाला लिख लें, ये वाला लिख लें, कोई एक एग्जांपल भी बता दें। एक फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन की जब एग्जांपल बताएंगे तो आप हाइड्रोजन आयोडाइड वाली बता दें। जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा होगा तो फॉरवर्ड होगा, जब ये कंपाउंड टूट रहा होगा, डिकम्पोजिशन हो रही होगी, ये बन रहा होगा, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन, यानी उसको कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो ये कैसे पता चलेगा?
आयोडीन जब बनेगी तो पर्पल कलर भी बनता जाएगा, जब आयोडीन ख़त्म होती जाएगी तो पर्पल कलर ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक और शॉर्ट आंसर है। हाँ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, डायनामिक इक्विलिब्रियम की खुसूसियात। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, ये नोट कर लें, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है और तकरीबन बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज में लॉ ऑफ मास एक्शन का हमारे पास आर्टिकल है। उसमें आपने ये वाले पॉइंट दो, ये साइंटिस्ट के नाम हैं और ये उसका सन है। इसका एक्यूरेट तो वैसे 64 है, लेकिन आपकी बुक में 69 है, तो आप 69 ही याद करेंगे क्योंकि आपकी इसके मुताबिक बनेगी। तो उसके बाद ये उसकी लॉ मास एक्शन की डेफिनेशन है, तो आपने यहाँ तक इसको तैयार करना है। ये शॉर्ट आंसर भी है और ये ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती है कि इसका सन क्या है। उसके बाद ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसके एक्सप्रेशन तक लिखना होता है, तो फिर जाके 5 नंबर या 4 नंबर आप गेन कर सकते हैं। यहाँ तक लिखना होता है तो इधर से स्टार्ट करना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एज ए आ सकता है, शॉर्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है, या इसके साथ भी ये पूछे जा सकते हैं। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि KC का मतलब क्या होता है। ये एक रेशियो होती है, जैसे स्टूडेंट है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन, ये आपने ज़रूर याद करना है। ये देखें KC क्या है, तो KC की डेफिनेशन साथ ये वाला जो है ना फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये भी याद रखना है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने कहना नोमिनेटर में होते हैं। इसका मतलब है पट्टे के ऊपर वाले हिस्से को नोमिनेटर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है, नोमिनेटर कहते हैं। और जो नीचे अमाउंट लिखी जाती है वो रिएक्टेंट होते हैं, उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये पॉइंट याद रखना है ऑब्जेक्टिव। एक और ऑब्जेक्टिव पेपर में पढ़ी होती है, ये यूनिट पूछे जाते हैं, यूनिट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का यूनिट मोस्टली पूछा जाता है। ये देखें प्रोडक्ट 2 मोल है, रिएक्टेंट के 4 मोल है। रिएक्टेंट के 2 मोल जब ज़्यादा है तो फिर जब इसका यूनिट आप कैलकुलेट करेंगे, या आप खुद भी जहन में रख लें कि रिएक्टेंट का अगर मोल ज़्यादा होंगे तो 2 मोल का डिफरेंस होगा। 2 मोल का डिफरेंस ये आपके सामने है, मोल जो नेगेटिव 2 और DM प्लस क्या होगा 6 होगा। नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर हो जाती है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये यूनिट आप इस इक्वेशन का ये याद रख लें, ये पेपर में आता है एज ऑब्जेक्टिव। ये एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव जो पेपर के जो चैप्टर के दरमियान से ऑब्जेक्टिव आएगी वो इस तरह की आएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप लाजमी कर लें, क्योंकि अब जो इंस्ट्रक्शन है कि वो किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल भी एक चैप्टर का उन्होंने देना है। हर सूरत में वो किसी भी चैप्टर का दे सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की जगह पर देंगे। और चांस इसी के अगर इस चैप्टर में आएगा तो ये वाला न्यूमेरिकल कर लें। ईजी है, बिल्कुल ईजी है। फार्मूला KC लगाना है और वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद देखें रिएक्शन की सीमत की पेशगोई की तरफ आ गए हैं, तो उसमें जब ये पूछेगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड होता है कि उसकी KC की वैल्यू इस केल्विन पर 700 केल्विन पर कितना होती है, तो ये वैल्यू 57। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकती है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि QC और KC का आपस में मवाजना करें, तो आपने यही कहना है कि KC QC का मवाजना यही होता है, KC ग्रेटर होगा या KC कभी क्या होता है लेस होता है, कभी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो क्वोशिएंट क्या होता है ये पॉइंट आपने क्लियर कर लें। मैंने पहले भी जब पढ़ाया था आप लोगों को समझा दिया था। क्वोशिएंट होता है जब कोई रिएक्शन अभी प्रोसीड हो रहा हो, यानी इक्विलिब्रियम तक ना पहुंचा हो, तो उस वक्त हम जो उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका KC मालूम करते हैं, वो हमारा क्या होता है QC होता है कि रिएक्शन की कितने अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। उसकी सीमत की जब पेशगोई करते हैं उसे QC कहते हैं। जब इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाते हैं, फिर वो क्या होता है KC होता है। तो KC को कंपेयर करना होता है QC से कि QC ज़्यादा है या कम है। अगर KC ज़्यादा है तो फॉरवर्ड होगा, अगर QC ज़्यादा है तो क्या होगा, रिवर्स होगा।
रिवर्स का मतलब है ये हमारे प्रोडक्ट, अगर केसी उस वक्त ज़्यादा होता है जब हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा आ रही हो। तो उसके बाद ये देखें, ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछी जा सकती है कि प्रोडक्ट ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, यानी जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा हो तो उस वक्त के सी क्यू सी की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहना है के सी की वैल्यू बड़ी होती है जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो। अगर क्यू सी की वैल्यू बड़ी हो तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन उस वक्त होता है जब के सी बड़ा हो, रिवर्स रिएक्शन उस वक्त होता है जब क्यू सी बड़ा हो। तो उसके बाद आप ये भी शॉर्ट आंसर पेपर में आ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाती है तो उस वक्त के सी की बड़ी वैल्यू क्यों आ जाती है। तो स्टूडेंट याद रखना है ये क्या है, गैर मुस्तकिम होते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। जो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल ना हो वो ज़्यादातर प्रोडक्ट में चले जाते हैं। अगर प्रोडक्ट में चले जाएं तो फिर उसकी के सी की वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये आप जवाब लिखेंगे, यहाँ से ही तैयार कर लें और ये क्वेश्चन भी साथ लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है कि ये क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर के सी की बड़ी वैल्यू क्यों होती है। इस तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने जवाब देना है कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, गैर मुस्तकिम होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, रिएक्टेंट की अमाउंट कम रहेगी, ज़्यादातर रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, इसलिए इसकी के सी की वैल्यू आपके सामने लिखी गई है, बहुत ज़्यादा है, 10⁻22 तक है। ये वैल्यू भी याद रख लें, ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है कि इस रिएक्शन की के सी की वैल्यू क्या होती है। अब छोटी वैल्यू क्या होती है, ये भी उसको इन्वर्स करके भी पूछ सकता है। तो आपने फिर वही जवाब देना है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादातर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। ये अनस्टेबल थे, गैर मुस्तकिम थे, ये मुस्तकिम है, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ज़्यादातर रिएक्शन कहाँ रुक जाएगा, रिएक्टेंट में रुक जाएगा, इसलिए इसकी के सी की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ये वजह होती है। ये दो शॉर्ट आंसर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट याद रखना कि के सी की वैल्यू छोटी क्यों होती है, बड़ी कब होती है। तो इसका जवाब भी यही लिखा खड़ा है स्टूडेंट, ये आंसर भी है, लेकिन उसका क्वेश्चन का अंदाज थोड़ा सा चेंज होगा। एग्जामिनर का कंसेप्चुअल तरीके से पूछेगा, जिस वजह से बच्चे परेशान होते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखें। बाकी आपके सामने ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस सारे कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं और मोस्टली आए पढ़े होते हैं। एक ये है नंबर 3 वाला और ये नंबर 8 वाला। इसका जो ऑप्शन आप लोगों को पता होगा, टिक कराया होगा, तो इसका आंसर देख लें। ये है, इसका ये क्वेश्चन देख लें कि प्रोडक्ट 3 मोल है, ये 4 मोल है, तो इसका मतलब है ये भी 3 मोल है, बल्कि वो भी क्या है, 3C है। तो मोल की इक्वल की तादाद है, तो इसमें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन करें, कौन सा बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन सी ये बनेगा स्टूडेंट्स। ये देखिए ए की वैल्यू जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, ये इसका क्या है, ऑप्शन है। पर ऑप्शन आप खुद देख लेना है कि टाइम कम है, तो आपने नंबर 3 नंबर 8 इसमें देखना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की काफ़ी मिकदार, तो उनकी के सी की वैल्यू छोटी होगी, बड़ी होगी, क्या होगी, तो आपने जवाब देना है। ये इंपॉर्टेंट दोनों MCQ है। रिवर्स रिएक्शन वो होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वही होते हैं जो बात तदरीज ऐसा होते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बाएं से दाएं जाना भी नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा वो तेज़ होते हैं। ये आपका ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन वही होते हैं जो बात तदरीज ऐसा क्या होते हैं, तेज़ होते हैं। तो उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है, ये नंबर 12, ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मिक्सचर में तीनों चीज़ें होती हैं, याद रखना है, जहाँ तीनों हो तो उसको टेक करना, वो क्या है, बी है आंसर। उसके बाद नंबर 13 है, यहाँ यूनिट देखना है कि PCl बनाने के लिए, PCl5 बनाने के लिए ये रिएक्टेंट होंगे और ये प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट का 1 मोल ज़्यादा है तो उसका जो यूनिट होगा वो आपके सामने है, मोल इनवर्स ऑफ DM क्या होगा, 3 होगा। ये ऑब्जेक्टिव, ये 5 ऑब्जेक्टिव मैंने बताई हैं, इनको तो आपने अच्छे तरीके से करना है। और बीच वाली ऑब्जेक्टिव भी बता दी हैं, तो
50% ऑब्जेक्टिव उसने दरमियान में से देनी होती है, 50% एंड में से आ जाती है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव ये और 10-12 मैंने दरमियान में बता दिए हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से करें। आपके ऑब्जेक्टिव 100% है, शॉर्ट आंसर भी 100% है। चैप्टर आपका पहला एंड हो गया है। तो अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं बेटा। एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको नोट करें। और उसके बाद एक और लॉन्ग है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लॉ मास सेक्शन है और डायनामिक इक्विलिब्रियम की खुसूसियात है, ये वाला। ये 3 आर्टिकल आपने इस चैप्टर के अच्छे तरीके से करने हैं, इसी में से एक आना है। और एक आपको मैंने प्रॉब्लम भी बताया है, एग्जाम्पल भी बताई है, आपसे सॉल्व करना है उसको 9.3। बस ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैंने 15, 20, 10, 12 बताए होंगे, दरमियान में से शॉर्ट हैं। और ऑब्जेक्टिव को मैंने जो मेंशन किया है ना, ये लाजमी करना है, क्योंकि बीच में से उसने ऑब्जेक्टिव यहीं से उसने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। वो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर है। सबसे पहले आपने ये देख लें, लिवाइजे का नजरिया ये किस सन में हुआ, 1787 में। अरे ये होगा हेम्फ्रेटेवी होगा, ये देखें, ये भी सन याद कर लें। उसके बाद ये पूछ सकता है शॉर्ट के दोनों में कंपेयर करें। एक ने ऑक्सीजन, एक ने ये कहा कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं वही एसिड कहलाते हैं, दूसरे ने कहा नहीं, हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं वो एसिड होते हैं। तो ये दोनों का आप हेम्फ्रेटेवी और लिवाइजे के जो नज़रिए हैं इसको याद कर लेना है। इसके आंसर ये लिखे खड़े हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, ये लिवाइजे के नज़रिए हैं, ये यहाँ तक है। और उसके बाद डेवी ने साबित किया था तमाम एसिड का बुनियादी जो हाइड्रोजन होता है, ये देखो हाइड्रोजन होता है। और उसने ऑक्सीजन की बात की, इसने हाइड्रोजन की बात की। ये दोनों में यही फ़र्क है एक दूसरे के कंसेप्ट में। आपने पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों का मवाजना करें, दोनों के नज़रिए का। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव है कि एसिटिक एसिड किस शक्ल में मिला था सबसे पहले एसिटिक एसिड। तो ये सिरका लिखा खड़ा है, सिरका जवाब देना आपने। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि एसिड का जायका आपने कहना तुर्श होता है, इसका कड़वा होता है, ये नीला कर देता है और ये सुर्ख कर देता है। ये ऑब्जेक्टिव इजी है, लेकिन ये इसको भी दोबारा इसको आपने देख लेना है इसको अच्छे तरीके से, कहीं ये गलत ना हो जाए। ये 4 ऑब्जेक्टिव मैंने बताई हैं, एक शॉर्ट बताया है इस पेज में से। अब आ जाए इधर से जो आता है वो है एसिड और बेस का जो नज़रिया है आर्हेनियस के मुताबिक कैसा होता है। तो आपने फिर ये जवाब देना होता है। ये देखें, एक्वा सोल्यूशन की लाजमी बात करनी है, आर्हेनियस में एक्वस की बात लाजमी करनी होती है। एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे या हाइड्रोजन आयन दे। एक एग्जांपल इसकी ले लें, जनरल एग्जांपल है एक BOH यानी कि कोई बेस, और ये HA कोई एसिड भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन आयन पानी की मौजूदगी में दे रहा है, ये हाइड्रोक्साइड आयन पानी की मौजूदगी में, इसको कहते हैं एक्वस मीडिया। मीडिया की बात लाजमी करनी है, अगर मीडिया की बात ना की तो आर्हेनियस का ये जस्ट डेफिनेशन तैयार कर लें। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बताता हूँ। उसके बाद आप आर्हेनियस के कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन हैं, जो किसी बात को अपनी क्लियर उसने नहीं की थी मुकम्मल, एक्वस मीडियम की शर्त डाली थी, और बग़ैर एक्वस मीडियम के उसने एसिड और बेस भी नहीं कहा, जिस तरह CO2 अमोनिया है। डिटेल में बात नहीं समझाने वाला, बस ये उसके पॉइंट है, तो लाजमी याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 1923 है ब्रांसटन लोरी जो है ना, ये साइंटिस्ट ने अपना नज़रिया पेश किया था, ये सन याद कर लें। और इनके मुताबिक ये उनकी डेफिनेशन है, ये उनका शॉर्ट आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव है और ये शॉर्ट है, ये याद रखना है। मैं लिख देता हूँ, ये स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये उसकी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एक यहाँ मीडियम की कोई बात नहीं है, उसने कहा बस एक प्रोटॉन दे या दूसरा प्रोटॉन ले, एक एक्सेप्टर हो दूसरा डोनर हो। अब इसको देखते हुए एक और शॉर्ट आंसर है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंपेयर करें, मवाजना करें। तो याद रखना है कि कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, यानी कबूल करके बनती है।
तो ये होता है कॉन्जुगेट एसिड। ये दो लाइनें तैयार कर लें और ये वाली एग्जांपल आप दे दें। अब देखो ये एसिड है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन रहा है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये बातें आपको डिटेल में पहले भी मैंने समझाई हुई हैं। तो ये कैसे बनता है एक बात फिर की के तौर पर आगे समझा देता हूँ कि ये बनते कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाती है। तो ये शॉर्ट आंसर आपने देखना है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है और ये एग्जाम्पल लाजमी देनी है। बच्चे अक्सर ये लिखते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते, फिर एग्जामिनर एक नंबर बाज़ काट लेते हैं। दूसरी बात आपने ये देखना है स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो कैसे बनाना हो। तो याद रखना है कि भी कंपाउंड का अगर कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं तो आपने उसमें प्रोटॉन को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में प्रोटॉन ऐड कर लें, ये बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है HSO4 बाइसल्फेट। अब इसका कॉन्जुगेट मैंने क्या बनाना है, एसिड, और इसी का कॉन्जुगेट बेस भी बनाना है। तो जब कॉन्जुगेट एसिड बनाऊंगा इसमें प्रोटॉन को ऐड करूंगा, इसी में प्रोटॉन को ऐड करूंगा। अब इसमें प्रोटॉन ऐड करो, HSO4 है, इसमें प्रोटॉन ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। अब कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो प्रोटॉन को निकाल दें, जब प्रोटॉन को निकालेंगे तो H चला जाएगा, SO4 वैलेंसी अगर 1 माइनस है तो यहाँ वैलेंसी 2 माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया बात, कॉन्जुगेट किसी भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट अगर एसिड बना रहे हो तो उसमें प्रोटॉन को आप अगर ऐड करके उसने लिखा है तो आपने कहना ये कॉन्जुगेट एसिड है, अगर रिमूव करके उसने लिखा है तो आपने कहना ये कॉन्जुगेट उसका क्या है, बेस है। ये अपना पॉइंट क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आप बना सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हर साल पेपर में आती है कि कॉन्जुगेट देखें। ये आपके सामने कुछ बनने भी खड़े हैं, यहाँ से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब कोई ऑब्जेक्टिव इनमें से आ सकती है, एग्जामिनर की कोई मर्जी हो बना रहे। अब देखें ये एसिड एक एसिड है, इसी का उसने कॉन्जुगेट क्या बनाया है, ये देखें इसके अंदर प्रोटॉन ऐड कर दिया है, OH है ना, OH+ यानी प्रोटॉन को ऐड कर दिया है। अब प्रोटॉन को ऐड कर दिया, ये कॉन्जुगेट उसका क्या बन गया, एसिड बन गया। अगर ये प्रोटॉन यहाँ से निकाल लेता फिर वो कॉन्जुगेट क्या होता, बेस होता। तो ये होता है कि किसी भी कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाने का तरीका मैंने समझा भी दिया, पर जो समझना आए तो आप दोबारा मुझे बताना है, मैं समझा दूंगा। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस बनने के हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपने इनकी प्रैक्टिस क्या रट्टा क्या लगाना है कि आप एक तरीका सीख लें कि प्रोटॉन ऐड करना और रिमूव करना कॉन्जुगेट एसिड बेस बन जाते हैं। उसके बाद है लॉरी ब्रांस्टेड का कंसेप्ट है, तो ये उसका सन है, ये उसकी ऑब्जेक्टिव है। ये इसको मेरे डियर स्टूडेंट्स तैयार कर लें। तो आपने परेशान नहीं होना, साथ साथ ये हाईलाइट लाजमी करते जाएं। लेविस एसिड और बेस क्या होता है और एडक्ट क्या होता है, आपने कहना दोनों के मिलने से जो आप देखें इनमें से एक कंपाउंड हमारा लेविस के तौर पर एसिड है, दूसरा बेस है। जो लोन पेयर लेता है वो एसिड है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी है, और इसके पास एक लोन पेयर है, देगा ये लेविस के मुताबिक क्या है, बेस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर का चक्कर होता है लेविस में। अब इनके मिलने से जो एक कंपाउंड बनेगा, केमिकल चेंजिंग तो नहीं आएगी, इनके मिलने से एक ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। उसको हम क्या कह देते हैं, एडक्ट मीन, यानी कि दो कंपाउंड का मिला हुआ एक ही कंपाउंड, तो उसे कहा जाता है एडक्ट। ये उसका एडक्ट बना खड़ा है। तो इसका मतलब है BF3 लेविस के मुताबिक एसिड है, अमोनिया लेविस के मुताबिक क्या है, बेस है। और क्यों है ये बेस, क्यों है और ये एसिड क्यों है, ये दोबारा समझ लो। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बोरान के 6 है, इसके पास डेफिशिएंसी है, और इसके पास एक लोन पेयर है, किसी से बॉन्ड बना सकता है, इसकी सलीयत है। लोन पेयर रखने वाला कोई भी एटम होता है तो लेविस के मुताबिक बेस होता है, और ये लेविस के मुताबिक क्या है, एसिड है, क्योंकि इस पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेविस के मुताबिक एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे। लो भाई, पहचान कैसे करोगे स्टूडेंट्स।
तो दो बातें समझा देता हूँ। लेविस के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, सेंट्रल एटम, जिस तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो इलेक्ट्रॉन की यहाँ बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इनको अपना पेयर मुकम्मल करने के लिए एक पेयर की ज़रूरत है, यानी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब जिसके ऊपर भी जो किटाइन होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है, उसके बाद प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए लेविस के मुताबिक या किटाइन या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो वो लेविस के मुताबिक एसिड है। आज इसको वाइस वर्सा कर दो, उलट कर दो, जैसे ये देखो लोन पेयर है, ये देखो अमाइन के ऊपर लोन पेयर है, अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर रखने वाले लेविस के मुताबिक क्या होते हैं, बेस होते हैं। या फिर इस तरह हो कि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी का मतलब है ज़्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन देखो साइनाइड है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, वो इलेक्ट्रॉन पहले से गेन कर चुके हों या ज़्यादा हों, तो इसका मतलब है वो लेविस के मुताबिक क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वो लेविस के मुताबिक क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो बस ये बात याद रख लो, नेगेटिव आयन वाले बेस हैं, पॉजिटिव आयन वाले एसिड होते हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको न्यूक्लियस की प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये दो बातें नोट कर लें, दोबारा बता दूं। इस पेज में सिर्फ आप ये नोट कर लें कि ये 3 शॉर्ट आंसर है, ये वाला, ये अभी मैं समझा चुका हूँ। BF3 क्यों है, साबित करें एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वही होता है जो प्रोटॉन देता भी है, लेता भी है। एसिड भी, वाटर एक एम्फोटेरिक है, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, पीछे आपको मैंने क्लियर भी कराई है। तो वाटर एक एम्फोटेरिक है। आप कैसे वादे कर सकते हैं कि अमोनिया लोरी ब्रांस्टेड बेस है, लेकिन आर इसके मुताबिक नहीं है। आर इसके मुताबिक बेस होता भी वही है जो हाइड्रोक्सालाइन दे, तो ये हाइड्रोक्सालाइन नहीं दे सकता एक्वा सोल्यूशन में, तो इट्स मीन ये बेस नहीं है। हाँ, लोरी ब्रांस्टेड के मुताबिक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाता है, ये वजह होती है। तो ये शॉर्ट आंसर, ये 3 शॉर्ट आंसर है, बल्कि ये भी साथ कर लें 4। तो ये आप बाकी बेशक छोड़ दें, लेकिन ये 4 आप लाजमी कर दें, ये आपने हर सूरत में करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट आंसर, बल्कि हाईलाइट करके निशान डाल देता हूँ। ये वाला स्टूडेंट्स, ये 4। बाकी इस पेज में सिर्फ ये रिएक्शन कर लें, कार्बोनेट के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है, तो CO2 गैस इवाल्व होती है। ये ऑब्जेक्टिव भी यही पड़ी होती है, CO2 गैस इवाल्व होती है कार्बोनेट के साथ जब एसिड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ, देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे देख लें कि मिनरल एसिड के सब नाम लिखे हैं। तो आप ये 3 एसिड के नाम आप लिख दें। ये शॉर्ट आंसर बहुत अहम है, ये पेपर में आता है शॉर्ट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो वहाँ पर देखें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे थोड़ा सा है कि अक्सर पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या हैं। तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है, तो फिर आप बता दें कौन सा है। HCl है। खुराक को महफूज करने वाला एसिड बेंजोइक एसिड है। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव बहुत अहम है। फर्टिल, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के तौर पर मोस्टली आए पड़े होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, इनमें से ऑब्जेक्टिव आ सकती है। एनालिटिकल जो ऑब्जेक्टिव होती है ना, वो यहाँ से भी 1-2 डाल देता है। वो कह देता है कि इन चीज़ों में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ये टेबल आपके सामने है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एसिड के नाम है कि सेब में, यूरन में, फेट्स में, अंगूर में, सेब में, मक्खन में, तो इस तरह जो है ना दूध में, पट्टे हुए दूध में, लीमू में, इनमें कौन कौन से एसिड मौजूद है। ये एसिड भी लिखे खड़े हैं, ब्यूटारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ठीक है ना, मैलिक एसिड, यूरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, सब एसिड के नाम लिखे खड़े हैं। तो इनमें सब्जेक्टिव आ सकती है, तो आप इसको लाजमी करना है, याद करना है इसको। उसके बाद आप इधर आ जाए कि रसूब साजी जो होती है, प्रेसिपिटेट होते हैं, उनके कलर कौन से हैं। तो कापर का जो होता है वो नीला होता है, जिंक वाले का सफ़ेद होता है, और आयरन वाले का ब्राउन होता है। अगर वो फेरिक हो तो, ब्राउन होता है।
उसके बाद आप नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 38 है। ये फहरिस्त का देखो, सब्ज होते हैं, इनके कलर आप लाजमी देख लेने हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाले हाइड्रोक्साइड का नाम तो आपने कहना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइन बैटरी में इस्तेमाल होने वाला बेस आपने कहना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मैदे की एसिडिटी को न्यूट्रल करने वाला आपने कहना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला आपने कहना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रीस में दाग को निकालने वाला आपने कहना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव भी आपको पुट करके दे सकता है। उसके बाद ये दो शॉर्ट आंसर सिर्फ कर लें, ये बहुत ज़्यादा अहम है। बाइकार्बोनेट के साथ मैं पीछे समझा चुका हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल आते हैं वो भी बता चुका हूँ। मज़ीद यहाँ समझाने की अभी मैंने समझाई है बात। उसके बाद हाइपर एसिडिटी, ये आप कर लें। हाइपर एसिडिटी, ये हाइपर एसिडिटी क्या होती है? मैदे की एसिडिटी का सबब बनता है एसिडिटी। बाजू का जो हम क्या होता है, मैदा बहुत ज़्यादा एसिड पैदा कर रहा होता है जिसे हाइपर एसिडिटी का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। यहाँ आपने ऑटो आयनाइजेशन की तारीफ करनी है कि वाटर के आयन जो होते हैं वो खुद ही वाटर के साथ मिलकर आयन बना रहे होते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन खुद वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाते हैं। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? सेल्फ आयनाइजेशन कहेंगे बस। उसके बाद पीएच की डेफिनेशन कर लें, लाजमी करनी है। पीओएच की भी कर लेनी है, पीएच की करनी है। और पी का मतलब भी बताना है, पी का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन लाजमी करनी है। उसके बाद ये टेबल है आपके पास, अगर इनमें से हाइड्रोजन आयन की बता दें तो हाइड्रोक्सिल आयन खुद ब खुद बता सकते हैं। ये मैंने जब आपको आर्टिकल पढ़ाया था डिटेल से बात समझाई थी कि हाइड्रोजन आयन आपने ओवरऑल 10⁻⁴ करना होता है। तो वहाँ पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था। अगर हाइड्रोजन आयन -6 है तो -8 होंगे, अगर ये -3 हैं तो वो माइनस क्या होंगे? 11 होंगे। तो ओवरऑल आपने 14 करना होता है। उसके बाद ये नतायज लिखे खड़े हैं, ये लाजमी तैयार करने हैं। और यूजेस लिखे खड़े हैं, ये लाजमी करने हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर देख लें कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है पीला कलर कब देता है और उसकी रेंज क्या होती है? 4 से 14 तक होती है। रेंज आपने बतानी है। ये देखिए मिथाइल ऑरेंज की रेंज सिर्फ याद कर लें, सुर्ख की रेंज कितना है? 4 तक का है। पीले की येलो की रेंज है 4 से लेकर कहाँ तक? 14 तक है। यह रेंज आपने लाजमी करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, ये यहाँ से रेंज पूछी जाती है कि कहाँ से कहाँ तक होती है। इधर से नहीं कर सकते तो ये लिखी खड़ी है रेंज, आप इधर से कर लेना। ये रेंज आपने ज़रूर दोनों इंडिकेटर की याद करनी है। उसके बाद जैसे पिछले साल ये क्वेश्चन आ गया है, ये न्यूमेरिकल आया पढ़ा था, ये मोलैरिटी क्या है ना, पीएच मालूम करें। तो आप पीएच दोनों के तीनों की कर लें। 10.3 भी कर लें, 4 भी कर लें, 2 भी कर लें। ज़्यादा चांस 10.4 के हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ 10.4 दोबारा भी आ सकता है। आपने फार्मूला अप्लाई करना है, जो तरीका आपको जैसे क्लास में समझाया गया है वैसे आपने करना है और इसको लाजमी करना है। ये आपको गेस्ट के तौर पर मैं दे रहा हूँ, हो सकता है इस साल। वो उसके बाद आ सकता है एसिड एक बेसिक रेडिकल में फ़र्क लिखें। तो वही बात है, एक इनाइनिक होता है, एक कीटाइनिक होता है, तो ये आपने लिखना होता है। और ये न्यूट्रल क्यों होता है 60? तो ये इनका चार्ज इक्वल होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसके बाद 60 की अहम खसूसियात लिखें। 3 खसूसियात तो तैयार कर लें आप लाजमी, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 60 की अहम खसूसियात। और एक ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है कि कॉपर सल्फेट के फार्मूले में कितने वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड हो सकते हैं, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? तो आप कहना 5। और कैल्शियम सल्फेट की कितना है? 2 है। जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है, इनकी वैल्यू याद कर लें कि 5 वाटर का मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसकी 5। फिर दोबारा बताता हूँ, ये 5 है इसकी। सॉल्युबल सॉल्ट को कैसे तैयार किया जाता है, उन 2 मेथड का नाम लिखें। तो आपने कहना एक एवापोरेशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अपने दोनों के नाम लिखने हैं। एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्युबल सॉल्ट से हम सॉल्ट हासिल कर सकते हैं। ये 2 मेथड हैं, ये टेक्निक है, फिजिकली टेक्निक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आ गए हैं। यह कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को तैयार करने की एग्जाम्पल देते हैं। ये बहुत मोस्टली एग्जाम्पल इस्तेमाल की जाती है, ये वाली
सिल्वर क्लोराइड का देखो ये साल्ट बन, ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जिसके नीचे एस लिखा खड़ा था उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जब तो दोनों एक्वस मिलती हैं तो उनमें से एक सॉलिड बनकर नीचे बैठ जाए, जैसे मैंने क्लास में बात क्लियर समझाई थी, सॉलिड बनकर साइड डाउन हो जाए तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये एग्जांपल कर लें और ये लाइन तैयार कर लें, दो एक्वस के मिलने से जो एक सॉलिड बनकर नीचे बैठ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। ये आप तैयार करें। उसके बाद स्टूडेंट्स, सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, इसका जवाब मैंने अभी बताया है। ये फिर दोबारा कर लें, इसको करना है सिर्फ इसमें से एक, इसको कर लें। दूसरा, सॉल्ट को कैसे नाम दिया जाता है, सॉल्ट को नाम कैसे दिया जाता है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये जवाब लिखा खड़ा है। सॉल्ट का नाम मुतलका मेटल एसिड से दिया जाता है, यानी मेटल और एसिड से दिया जाता है सॉल्ट का नाम। ये इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे लिखा खड़ा है। उसके बाद है सॉल्ट की टाइप। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जाते हैं मोस्टली, और हर टाइप की और कुछ नहीं तो आपने डेफिनेशन करनी है, एक एग्जांपल याद करनी है। ये जहन में रखना है। नॉर्मल सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट में ड्रॉक्सालाइन होंगे, एसिटिक सॉल्ट में H होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट में ना H होते हैं ना OH होते हैं। तो एक एग्जांपल आपने, तो एक शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल के तौर पर पूछा जाएगा, याद रखना, जहाँ से आपके लिए परेशानी होगी कि बेसिक सॉल्ट को न्यूट्रल कैसे बनाना है और एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रल कैसे बनाना है। तो आपने जस्ट ये लिखना है, अगर आपके पास एक बेसिक सॉल्ट है ना, उसको न्यूट्रल बनाना है तो एसिड डाल दें, मजीद एसिड डालेंगे वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसमें ड्रॉक्सालाइन वाटर बनकर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। भाई इतनी सी बात है बस। किसी बेसिक सॉल्ट को न्यूट्रल कैसे करना है, किसी एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रल कैसे करना है, उसके अंदर बेस डाल दें और इसके अंदर एसिड डाल दें। ठीक है ना। वो अगर इस तरह डेफिनेशन पूछ दे तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन होगा। अगर वो कंसेप्चुअल इसमें पूछेगा तो कंसेप्चुअल यही पूछेगा कि किसी एसिड को बेस कैसे बनाना है, किसी बेस वाले सॉल्ट को एसिड कैसे बनाना है। तो ये जवाब मैंने दे दिया। उसकी ये वाली एग्जांपल है और उनकी ये वाली एग्जांपल है। देखो ये कौन सा सॉल्ट है, H है ना, एसिडिक है ना, इसके अंदर बेस डाल दो, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह एसिडिक सॉल्ट को ये देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि आप बोलोगे ये, और इधर से स्टूडेंट्स ये। उसके बाद नेक्स्ट पेज में ये वो पूछ सकता है कि डबल सॉल्ट की एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं, किसी 3 एग्जांपल का नाम लिखें। तो आपने ये देखें, एग्जांपल है मोहर सॉल्ट है, फेरकलम है और डबल सॉल्ट है, ये जिसको आम लोगों में फटकड़ी भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किसकी एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्टिव अक्सर पेपर में पड़ी होती है। आपने कहना मिक्स सॉल्ट की एग्जांपल है, मिक्स सॉल्ट की एग्जांपल है। तो कम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसमें कम्प्लेक्स क्या हो, इनाइन हो या कम्प्लेक्स कीटाइन हो, तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। कम्प्लेक्स कीटाइन भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स इनाइन भी हो सकते हैं। ये मरूद याद रखने के दफ़ा पेपर में आई थी बच्चे, दोनों कम्प्लेक्स हो सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव है कम्प्लेक्स की, इसमें तो कम्प्लेक्स इनाइन है लेकिन कम्प्लेक्स कीटाइन भी हो सकता है। उसके बाद ये सारे यूजेस हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातें समझा दूँ जो बहुत ज़्यादा अहम है। कैल्शियम सल्फेट के यूजेस लाजमी करें और कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस भी लाजमी करें। ये 2-3 कर लें और ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। ये 2 बातें लाजमी करनी है। अगर सारा नहीं कर सकते, बाज़ बच्चे नहीं कर सकते पूरा, तो ये 2 लाजमी करें। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो आसान है, ये करनी है और एक एग्जांपल कर लें तो बहुत है। एक क्वेश्चन किया जाता है कि H3PO3 कमज़ोर एसिड है लेकिन इसको ताकतवर बेस के साथ बनाने से सॉल्ट न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बात मैंने पहले समझाई है कि ये एक कमज़ोर एसिड है। पहले ये बताएं कमज़ोर क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन आसानी से नहीं दे सकता। और NOH के साथ बनने से सॉल्ट न्यूट्रल क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है। सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, आयोनाइज हो गए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर 2 का एंड होने वाला है। इसमें सारी ऑब्जेक्टिव कर लें तो मोस्टली बहुत अच्छी बात होती है, बल्कि ऑब्जेक्टिव सारी कर लिया करें। लेकिन एंड में से ज़्यादा चांस ऑब्जेक्टिव के जो पेपर में आती है ना, एक 4 है, एक ये 9 वाली ऑब्जेक्टिव है, एक ये 10 वाली है। देखो ना HPO4 का कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो आप बता दें एसिड कैसे होगा। इसके अंदर प्रोटॉन शामिल करो, H एक और शामिल करो, ये देखो H2 बन गया है।
तो H2 बनेगा तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ उसने वैलेंसी तो कम नहीं की, इसका मतलब है ये ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन होगा फिर, क्योंकि वैलेंसी भी जैसे प्रोटॉन जाता है ना वैलेंसी क्या हो जाती है, कम। फिर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ 2 माइनस लिखा हुआ है इसलिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट्स। तो एक 3 ऑब्जेक्टिव इस पेज से बता रहा हूँ। एक ये वाली कर लो, लाजमी करनी है नंबर 12 वाली, ये 17, 18, ये 5 ऑब्जेक्टिव बताइए हैं, ये आपने हर सूरत में करनी है। इंशाअल्लाह ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर होगी। एंड वाले शॉर्ट आंसर रिपीट कर दूं कि लेविस एसिड क्या है, हाइड्रोजन आयन को लेविस एसिड क्यों कहते हैं, ये बातें अभी मैं समझा के आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन 5वां 6 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। आपको एक एसिड की साल्ट की ज़रूरत है, उसे कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब है ऐसे साल्ट की ज़रूरत उस वक्त बनता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल कर दें, वीक बेस इस्तेमाल कर दें, तो उसके अंदर हाइड्रोजन जो आयन मौजूद होंगे तो हमारा एसिड कौन सा होगा, एसिडिक होगा। तो ये बना सकते हैं। ये 5 6 शॉर्ट आंसर एंड वाले हैं। इनके आंसर मैं वैसे दरमियान में बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर दिया। अगर सारे नहीं कर सकते, ये 6 लाजमी करने हैं। अगर मोस्टली कोशिश करें सारे हो जाएं, मैं बता चुका हूँ पीछे से, लेकिन जो मैंने बीच में से बताए हैं तो आपके इंशाल्लाह शॉर्ट आंसर सारे हो जाएंगे। ये सारे करने हैं आपने हर सूरत में। अब इस चैप्टर के लॉन्ग शुरू वाले 3 जो कंसेप्ट हैं वो करने हैं, और एक साल्ट की टाइप करनी है, और एक pH प्लस pH इज इक्वल टू 14 ये करना है। ये 4 लॉन्ग के तौर पर बता के जा रहा हूँ। साल्ट की अक़साम करनी है बेटा, और उसके बाद जो है ना आपने एक न्यूमेरिकल है हेटेरोस्ट्रक्चर pH कैलकुलेट करने वाला, pH प्लस pH इज इक्वल टू 14 क्यों होता है ये आपने करना है लॉन्ग के तौर पर। और एसिड और बेस के यूजेस भी करने बाद पूछे जाते हैं। और शुरू में जो 3 कंसेप्ट हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा इन तीनों कंसेप्ट में एक कंसेप्ट पेपर में आना है। ये पहले जो शुरू वाले हैं जिसमें मोस्टली जो है ना आर्हेनियस और लेविस है। बस ये 4 क्वेश्चन आप कर लें इस चैप्टर में से ये वाले। उसके बाद नेक्स्ट एक चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में हमने जो करना है वो है सबसे पहली बात यह है कि ये बर्ज़ेलियस वाटरफॉल्स थ्योरी ने पेश की थी, इस सैनदन का नाम, और 1828 में इसने रिजेक्ट हुई थी। और सबसे पहला कंपाउंड जो लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था उसका नाम लिखे हैं वो ये है। बस इस पेज में ये कर लें कैसे तैयार हुई, किसने पेश किया, रिजेक्ट किसने की, यह आपने लाजमी करना है। या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो जदीद डेफिनेशन है वो आपने लाजमी करनी है। देखिए हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव जो होते हैं, डेरिवेटिव आपको मैंने समझाए थे कैसे बनते हैं। और ये इनमें से सब में से स्ट्रक्चर फार्मूले की डेफिनेशन लाजमी करें, बस ये लाजमी करनी है। और ये एक स्ट्रक्चर भी बना देना है, एसओ का, नॉर्मल का, कोई बना दे वो आपकी मर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये इसमें एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन एक एग्जांपल कर लें, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की और उसके एग्जांपल कर लें। वैसे ये भी साथ कर लें, अच्छी बात है। ये 2 डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या है, इस चैप्टर के आधे भी शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग तो आना नहीं है इस चैप्टर में से, ये बात ध्यान में रखो, शॉर्ट ही आएगा। तो इस चैप्टर के इस पैटर्न के मुताबिक 2024 के मुताबिक शॉर्ट है, लॉन्ग कोई नहीं आएगा। एसोमरिज्म की डेफिनेशन है, और एक बात है कि कैटिनेशन की शर्त क्या है। ये देखें स्टूडेंट, शर्त लिखे खड़े हैं, ये आपने ज़रूर याद करना है। और वो कैटिनेशन की डेफिनेशन थी, ये उसकी शर्त है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, किस वजह से है, रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है। तो उसकी वजह स्टूडेंट है भी यही, एसोमरिज्म है, कैटिनेशन है, और मल्टीपल बॉन्डिंग है। सिर्फ आपने हेडिंग के नाम देने हैं बस। ये शॉर्ट में आ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की
तादाद इतना क्यों होती जा रही है, ज़्यादा क्यों है, तो इसकी वजह बताएं। तो आपने ये बताया। उसके बाद हम रिएक्शन का रेट सुस्त क्यों होता है कोवलेंट कंपाउंड का, क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं इसलिए इनका सुस्त होता है। सिमटी बॉन्ड होते हैं, आइए बात, ये आसानी से नहीं टूटते, ये सिमटी बॉन्ड होते हैं। सिमटी बॉन्ड की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन का, ये लाजमी शॉर्ट आंसर आपने करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिक के अच्छे कंडक्टर क्यों नहीं होते, नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी क्या कर सकते हैं, अखराज नहीं कर सकते। उसके बाद आप आ जाएं इसमें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये लाजमी आपने याद करना है। और ये परसेंटेज, ये चारों की याद कर लें, कोयले की अक़साम की परसेंटेज में एक ऑब्जेक्टिव आती है, और इनके नाम याद कर लें, ये आपका शॉर्ट आंसर है। और वुड में, लकड़ी में कितने फीसद कार्बन है, ये देखें, ये है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में पढ़ी होती है। और कार्बनाइजेशन किसे कहते हैं, ये कार्बनाइजेशन है, तारीफ है, ये आपने करना है। उसके बाद पिच किसे कहते हैं, ये पिच की डेफिनेशन है, जो वेस्ट या रंग का मादा बचता है उसे पिच कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप एक और पॉइंट है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किस चीज़ का नाम है और ये क्यों रिजेक्ट हुई थी, पहले भी बताइए, दोबारा भी बता दूं। तो उसमें ये है कि इसकी लेबॉर्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड तैयार होते हैं, उसके दरवाजे खोल के मतलब है बहुत सारा मिलियन की तादाद में कंपाउंड तैयार हो रहे हैं ऑर्गेनिक, हालांकि उसके अंदर एलिमेंट की तादाद चंद एक एलिमेंट है, मेन तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन है ना। तो ये देखें, ये बात लिखनी होती है। उसके बाद आप एक और काम कर लें कि एक शॉर्ट आंसर होता है कि पेट्रोलियम की तारीफ करें, पेट्रोलियम कैसे। तो पेट्रोलियम की तारीफ यहाँ पे मौजूद है स्टूडेंट्स, ये देखें पेट्रोलियम कैसे बनता है। ये पेट्रोलियम, ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये पेट्रोलियम कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है, और ये एक मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट का होता है, बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, जो ज़मीन से हमारा फ्यूल निकलता है उसके अंदर, इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। उसके बाद अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन है कि अल्काइल रेडिकल बनते कैसे हैं, तो आपने कहना है हाइड्रोजन के अखराज होने से बनते हैं। ये शॉर्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। उसके बाद फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये लाजमी करना है, और इसकी एक एग्जांपल भी दे दें फंक्शन ग्रुप की, तो बाकी आप नहीं कर सकते। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक टेस्ट लिख लें लाजमी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की टेस्ट क्या लिखना है, बल्कि इसकी आपने जनरल फार्मूला आप तैयार करना है कि जनरल फार्मूला कैसे होता है, और इसकी एग्जांपल कर लें, ये वाली कर लें एसिटिक एसिड वाली, फंक्शन ग्रुप पर ये लाजमी करना है आपने। और एल्डिहाइड की शनाख्त कैसे की जाती है, किस ग्रुप से होती है, तो ये है, ये ग्रुप है CORCHO, यानी COH, ये एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ये उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी पहचान की जाती है इससे। इथाइल एसीटेट का लिंकेज फार्मूला लिखें, ये पेपर में आया पड़ा होता है, साल आया था पेपर में, ये फार्मूला है, ये है इथाइल एसीटेट स्टूडेंट्स, ये एसीटेट है, ये इथाइल है, इसको पढ़ते हैं इथाइल एसीटेट। उसके बाद कार्बोक्सिल ब्लड में जो पहचान की जाती है ब्लड की, वो किस एसिड की वजह से की जाती है, किस, वो आपने कहना कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। ये देखें, ये एक वैसे दिलचस्प मालूमात भी है, जब कोई डॉग यानी कुत्ता जो है ना पहचान करता है ना किसी इंसान की, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से करता है। हर इंसान के अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ब्लड के अंदर। उसके बाद फंक्शन ग्रुप की तरफ आ गए हैं, तो उसके टेस्ट की तरफ फंक्शन ग्रुप हमने कर लिया। उसके टेस्ट, तो टेस्ट में सबसे सारे टेस्ट नहीं कर सकते, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट लाजमी करें। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की पहचान कैसे होती है, बेयर टेस्ट भी कर लें, ये भी उसी का है कि आपने पहचान कैसे करनी है कि सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है।
तो सैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की पहचान का टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट भी आपने करना है, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है, और एक आप कर रहे हैं कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट, वो ये है फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा अहम है। बस ये 3 टेस्ट करने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन हैं, ये लाजमी करने हैं। ये वैसे मैं करा चुका हूँ, अल्कोहल का टेस्ट और एल्डिहाइड का टेस्ट वही है जो अभी कराए हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, अगर सारी ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते इनको लाजमी करना है। पहले ये 2 नंबर वाली है, 4 नंबर वाली है, 5 नंबर वाली है। इनके आंसर आपको आते होंगे, फिर भी समझ ना आए तो ये देखें, ये 3, 4, 5 ये लाजमी करना है। हवा की अदम मौजूदगी में कोयले को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। पिच किस का से वेस्ट होता है, तो आप लोगों को समझाया था कोल तार का होता है। इसी तरह इनके आपने ऑप्शन करने हैं, ठीक है ना। 7, 8, 9 और 10 ये अल्काइल रेडिकल जनरल फार्मूला को पता है कि क्या होता है, 2n+1 होता है, तो ये होगा सी होगा। लेबॉर्ट्री में किस साइंसदान ने यूरिया तैयार की थी, तो बर्जीलियस ने की थी, ये सी होगा ऑप्शन। तो ये 6-7 ऑब्जेक्टिव हैं, और एक ये ऑब्जेक्टिव है 14 वाली, ये 14 और इधर से 18, ठीक है ना। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, जिससे नायलॉन है, ठीक है ना। उसके बाद ये 6-7 ऑब्जेक्टिव हैं। एंड वाले शॉर्ट आ गए हैं, कैटिनेशन जो अभी समझाया है, कोयला कैसे बनता है। ये नंबर 4 वाला शॉर्ट आंसर, ऑर्गेनिक कंपाउंड खुराक के तौर पर इस्तेमाल क्यों की जाती है, अल्काइल रेडिकल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, और कोयले की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कितनी होती हैं, होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ है, हेटेरोसाइक्लिक, ये सारे अभी मैंने आपको निशान लगा दिए हैं। उधर से उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक से जवाब आप फॉलो क्या करें, कोशिश क्या करें टेक्स्ट बुक से। उसके बाद स्टूडेंट्स ये चैप्टर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर था, इसमें लॉन्ग आपने करना कोई नहीं है। वही शॉर्ट मैंने आपको 15-20 बताए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और 10-15-20 आपको ऑब्जेक्टिव भी दरमियान वाली बताई हैं, तो इनको लाजमी करना है। मैंने हाईलाइट कर दी हैं, तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर दें। उसके बाद चैप्टर हमारे पास 12 है, हाइड्रोकार्बन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहली बात यह है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में तेज़ी से सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाई के मुताबिक नॉन पोलर में जल्दी हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। एक ये पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ें हैं, इसका जवाब आपने यहाँ तक देना है, सैचुरेटेड क्या होते हैं, और उनकी एग्जाम्पल भी दे दें। याद रखना है, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, डबल और ट्रिपल वाले क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड ये है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फ़र्क मोस्टली पूछा जाता है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो रिंग की शक्ल वाले को साइक्लिक कहते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड की क्या एग्जांपल है, इनमें से कोई साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटेन है, प्रोपेन है, ठीक है ना। कोई भी साइक्लो एग्जांपल की जो है ना आप तैयार कर सकते हैं, इनमें से एक कर लें, ब्यूटेन की, प्रोपेन की, या कुछ भी कर लें, लेकिन साइक्लिक रिंग फार्म हो। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर है कि पैराफिन किसे कहते हैं, पैराफिन का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, याद रखना है। कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, वजह पूछ सकता है। आपने कहना है सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है, मजबूत बॉन्ड होता है, आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव है कि कुदरती गैस में कितने फ़ीसद होती है, आपने कहना है 85% होती है। मीथेन कुदरती गैस में कितने फ़ीसद है। माश गैस किसे कहते हैं, तो आपने कहना है मीथेन गैस का दूसरा नाम माश गैस होता है। माश गैस में ज़्यादातर क्या पाई जाती है, मीथेन गैस होती है। उसके बाद जो तलती ज़मीन से हासिल होती है ना गैस, उसे माश गैस कहते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है कि हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं कौन सा है, टेम्परेचर कितना इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत अहम है, ये देखो स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव बहुत अहम है। उसके बाद वो कह सकता है अगर साइज बढ़ जाए अल्केन का तो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो आपने कहना सॉलिड विस्क। ये विस्कस होते हैं ना, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहेगा कि अल्केन किस में इनसॉल्युबल है, तो आपने कहना है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इनमें कार्बन की तादाद जो होती है, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, कितने होते हैं, तो आप इन्हें गैस फॉर्म में पाई जाती है। ये तकरीबन 6 से 10 तक जो होते हैं,
ये मायालत में होते हैं और उससे आगे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इसका मतलब है ये पहले जो 4-5 मेंबर हैं वो गैस की शक्ल में पाए जाते हैं, दरमियान वाले 10 तक लिक्विड की हालत में, और आगे 10 से ऊपर जितने हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये कार्बन की तादाद को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो लिक्विड की हालत में कब होते हैं, हेटेरोकार्बन अल्केन के नीचे। उसके बाद तबादले का रिएक्शन क्या कहलाता है, तो आपने हैलोजन का तबादला है, यहाँ पे हैलोजन रिएक्शन एक एग्जांपल दे दें। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मोस्टली आया पड़ा होता है, इसके 4 स्टेप हैं आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो एक शॉर्ट आंसर आता है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। तो आपने कहना है क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन आपने ये लिख देना है। ये क्लोरोफॉर्म मीथेन गैस से बनता है, जो डाइक्लोरोमीथेन से जब क्लोरीन रिएक्ट करती है सूरज की मध्यम रोशनी में डिफ्यूज लाइट में तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है, उसे क्लोरोफॉर्म का नाम देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है अल्केन को, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होती है, तो खाना वगैरह पकाने के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन देता है एक्सोथर्मिक, एक्सोमीन हरारत बहुत ज़्यादा खारिज होती है। और एक सवाल है कि CH4 जलने के दौरान ऑक्सीजन को ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, खुली फिजा में क्यों करना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर कम जगह ऐसी जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ ऑक्सीजन की लिमिटेशन हो, कम हो, तो हमारे लिए इतना नुकसान होता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो इसलिए खुली फिजा में रिएक्ट किया करो, जब भी गैस का इस्तेमाल किया करो, ताकि CO2 गैस बने और कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। ये शॉर्ट आंसर पेपर में पूछते हैं कि खुली फिजा में इस्तेमाल करने का क्यों कहा जाता है। बंद सिस्टम में, बंद कमरे में आप इसे इस्तेमाल ना किया करें। जैसे रात को हीटर चला कर हम सो जाते हैं तो बंद कमरा होता है, तो फिर उससे डेथ हो जाती है, याद रखा करो। अच्छा, अल्केन को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार क्यों ज़रूरत है, वही बात है ताकि CO2 गैस बने। अच्छा, उसके बाद ये एक ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को। ये ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है, इसको अंडरलाइन करते हैं वैसे, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद ये माश गैस है, मैं पहले बता चुका हूँ, वही बात है, ठीक है ना, दर्द ज़मीन से हासिल होती है। और इसे ओलिफिन क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारी इसकी फीसद मिकदार कितना होती है, इथाइलिन कुदरती गैस में कितना पाई जाती है, ये पाई जाती है 20%। ये ऑब्जेक्टिव होती है, पेपर में आती है 20%। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ये तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया पड़ा होता है। ये अल्केन नॉन पोलर होती हैं, इसलिए पानी में इनसॉल्युबल हैं, ये पहले भी ऑब्जेक्टिव आ चुकी है। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उसकी वजह है लाइक डिजॉल्व लाइक की वजह से, इनकी नेचर एक जैसी होती है इसलिए हाल होते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर है कि कौन सा कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजनेशन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हम कहते हैं निकल को मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें सस्ती पड़ती है। प्लाटीनियम हमें क्या पड़ती है, महंगी पड़ती है, वरना उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। निकल एक हमें सस्ती मेटल्स है, इसलिए निकल को हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोबारा सवाल, निकल को क्यों इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ये सस्ती मेटल है। प्लाटीनियम और पलाडियम उसकी जगह पर महंगी मेटल होती हैं, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करके हम ऑयल को घी में तब्दील करते हैं। ये देखो, ऑयल को घी में तब्दील करते हैं हाइड्रोजनेशन की वजह से, ये अहम तरीन बात है। उसके बाद रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आयोडाइड की क्यों ज़्यादा होती है, आपने कहना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम है, ठीक है ना। इसका बॉन्ड वीक होता है, इसका बॉन्ड ताकतवर होता है या आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, इसको नोट कर लो। ये ऑर्डर लिखा खड़ा है, HI ग्रेटर देन द HCl। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, दिलचस्प मालूमात में लिखी गई है कि केले से के दौरान कौन सी गैस खारिज होती है, तो आपने कहना है इथीन गैस, जो फलों को पकाने में मदद देती है। इसलिए दूसरे फलों के साथ नहीं रखते ना, दूसरे फल भी खराब हो जाते हैं, इससे इथीन गैस खारिज होती है। दोबारा लिख लो, इथीन गैस, ये नोट कर लो स्टूडेंट्स, ये नोट कर लो।
ये नोट करें, अल्काइन एसिटाइलिन क्यों कहलाता है, ये जवाब है इसका। उसके बाद ये है कि इसका ये पहला में एसिटाइलिन का रंग कौन सा होता है, तो आपने कहना बेरंग होता है। ये गार्लिक इसकी बू होती है, गार्लिक, ये नोट कर लें, गार्लिक इसकी बू है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपने ये कहना है कि ये अल्काइन जो होते हैं या अल्कीन होते हैं, ये रिएक्टिव क्यों होते हैं। अल्कीन वैसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं, तो आपने ये कह देना होता है कि इनमें डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, कमज़ोर बॉन्ड होता है, या आसानी से टूट जाता है, इसलिए इन कंपाउंड की एडिशन होती है। लेकिन अल्केन की एडिशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, इनकी एडिशन हो जाती है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। क्यों होते हैं, वजह आ सकते, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले रिएक्टिव होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले कम रिएक्टिव होते हैं, उसकी क्या वजह है। तो आपने कहना यहाँ कमज़ोर बॉन्ड होता है, जल्दी टूट जाता है, जिसको हम वैसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, और वहाँ सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, वो नहीं टूटता है, इस वजह से ये रिएक्टिव क्या होते हैं। ये इसका जवाब लिखा पड़ा है स्टूडेंट, यहाँ पे नोट कर लेना है। उसके बाद ये आ सकता है कि एसिटाइलिन का आखिरी प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो आपने कहना ऑक्सैलिक एसिड बनता होता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनता है, फिर ये रिएक्शन सारा शो करना पड़ेगा आपको। ये रिएक्शन ये देख लो, तो ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। या एसिटाइलिन से टेट्राक्लोरोइथेन कैसे बनता है, या टेट्राब्रोमो, ये देखें एसिटाइलिन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दें, टेट्रा बनता है, क्योंकि बॉन्ड है दो, कमज़ोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड दो है, एक बॉन्ड रह जाएगा सिंगल, दो बॉन्ड टूट जाएंगे, चार कंपोनेंट अटैच हो जाएंगे, टेट्रा बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो डाई बन जाता, अगर ट्रिपल है तो टेट्रा बन गया है, ये वजह है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए कि ग्लाइकोल ग्लाइकोल में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे लिखा खड़ा है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एल्डिहाइड को हम ग्लाइकोल बोलते हैं, और उसके बाद ग्लाइकोल अल्कोहल ग्रुप को ग्लाइकोल कहते हैं, यानी अल्कोहल यहाँ अल्कोहल है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, बस ये फ़र्क है, ये इनमें फ़र्क होता है। तो साथ फार्मूला भी साथ लिखते तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा किसी का फार्मूला है वो ये लिखा खड़ा है, इसकी अहम तरीन बात ये लिखी खड़ी है आपने, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें नंबर 3 वाली ऑब्जेक्टिव है, 6 वाली है, टाइम कम है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप बता दूँ। नंबर 8 वाली है, नंबर 9 वाली है, और उसके बाद जो नंबर 3 है, 14 है, 16 है, 18 है, ये 7-8 ऑब्जेक्टिव हैं, ये लाजमी करनी है। वैसे सब कर लें एक दफ़ा, लेकिन इनको आपने फिर दोबारा रिपीट करके जाना एग्ज़ाम में। इनमें से ऑब्जेक्टिव एक आनी है, और उसके बाद जो बीच में ऑब्जेक्टिव मैंने बताई हैं 15-20 बताई हैं तकरीबन राउंड अबाउंड, वो आपने भी लाजमी करनी है। तो ये चैप्टर फाइनल हो गया। आप इस चैप्टर के लॉन्ग बता दूँ, लॉन्ग आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक तो आप इस यूजेस सब के कर लें, इथाइलिन के यूजेस हैं, एसिटाइलिन के, ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताता जाऊँ। ये देखें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये देखें। उसके बाद ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ये देखें 2 हो गए, ये भी 3 हो गए, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और उसके बाद एक है इसके, ये देखें मैंने कहा यूजेस तीनों को कर लें, और एक हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कर लें। ये 4 क्वेश्चन मैंने 5 बताए हैं, इन 5 को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, और इंशाअल्लाह आपका इन 5 में से दोनों टाइम है पड़ा होगा। यूजेस तीनों के करने हैं, ऑक्सैलिक एसिड की तैयारी तक करना है, मुकम्मल रिएक्शन करना होता है। तो हैलोजिनेशन आपने जिसको तबादले का रिएक्शन कहते हैं, वो एक हमारे क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर भी फाइनल हो गया। जो बातें मैंने समझाई हैं ऑब्जेक्टिव वाली और शॉर्ट क्वेश्चन वाली दरमियान में अंडरलाइन कर दी, उन्हीं को कर लो, एंड वाले खुद ब खुद आपसे हो जाएंगे सारे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये देखो उसी की एक्सरसाइज है, दोबारा रिपीट कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। इनका आंसर वही है जो अभी बताए हैं। ओलिफिन क्यों कहते हैं, फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, पैराफिन क्यों कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको जब निशान लगवाए हैं ना, फिर हाईलाइट की हैं, तो वहाँ पे जवाब बताता गया हूँ, तो वही उसके जवाब हैं।
बस ये वैसे आप अंडरलाइन कर लें। ये देखें ये वाला है, नेक्स्ट ये कर लें, ये सारे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना ये 5 ये हो गए, 5 ये हैं जो आपका एक शॉर्ट आंसर हो जाएगा। और एक इधर से है कि जो शनाख्त वाला होगा वो ये है 17। वो वाटर आपने टेस्ट कराना होता है MnO4 का, या आपने ब्रोमीन के साथ टेस्ट करा दें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसको कहते हैं। अगर कलर गायब हो गया तो डबल बॉन्ड है, अगर कलर गायब ना हुआ तो इसका मतलब है उसमें सिंगल बॉन्ड है, इथेन है। ये 17 वाला। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ गए, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, इसका रिलेशन बायो के साथ होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कर लें स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कर लें। ये देखें जनरल फार्मूला कर लें। और उसके बाद मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज क्यों नहीं किया जाता, उसकी वजह क्या है, और इसमें कार्बन कितने होते हैं ये लिखें। और रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं ये वजह लिखी खड़ी है। तो ये आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए प्रॉपर्टीज़ भी हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है ना। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और इनकी ऑक्सीडेशन होती है अपनी, इनकी मोनोसेकेराइड की, तो इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर का नाम दिया जाता है। बहरहाल ये वजह है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट याद कर लें। हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये उसकी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, यहाँ पे देखें कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। बस ये 2 लफ्ज़ याद कर लें, यहाँ एल्डिहाइड है यहाँ कीटोन है। स्ट्रक्चर ही बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये याद रख लें, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है, और फ्रक्टोज में क्या है कीटोनिक ग्रुप है। उसके बाद है ओलिगोसेकेराइड जिसे डाइसेकेराइड कहते हैं। ये देखें ये रिड्यूसिंग भी है, नॉन रिड्यूसिंग भी है, इसको हाइड्रोलाइज भी किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ लिखा खड़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैंने डिटेल में बात समझाई थी कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं। उसके बाद पॉलीसेकेराइड जो होते हैं अमार्फस होते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिखे खड़े हैं, ये देखें। और ये याद रखना ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ये रिड्यूसिंग नहीं होते, याद रखना। इनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी रिडक्शन होती है ना, इसलिए पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड से आगे हम और कुछ सेकेराइड नहीं बना सकते ना, इसलिए हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, खवास रखते हैं। और अनाज में कौन सा सेकेराइड होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में एक साल आई थी, आपने कहना डाइसेकेराइड होता है। उसके बाद हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो हमें डेक्सट्रोज इस्तेमाल के कराई जाती है, ड्रिप लगाई जाती है, उसके अंदर क्या होता है, तो आपने कहना है हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट मुहैया क्या होते हैं, वो ये जवाब है, ये जवाब लिखना है। उस ड्रिप में जो वेन में इस्तेमाल करते हैं एनर्जी, ताकि फ़ौरन एनर्जी हमें मिल सके, तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट मुहैया की जाती है। उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन वाले टॉपिक की तरफ। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, 10,000 होते हैं एक मालिक्यूल में, और ये जनरल फार्मूला है, ये कर लो, ये शॉर्ट आंसर है, ये देखें ये शॉर्ट है। और एसेंशियल नॉन एसेंशियल में क्या फ़र्क है, ये कर लें, जो बॉडी में बनते हैं कुछ बॉडी में नहीं बनते, इनकी 2 टाइप होती हैं। जिलेटिन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ये पूछ सकता है कि ये लिंकेज कैसे बनता है, पिप्टाइड लिंकेज, और कैसे बनता है, तो आपने कहना है कि एक से अमीनो एसिड से हाइड्रोजन, दूसरे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना, ये देखें इधर से हाइड्रोजन इधर से OH ग्रुप मिलकर क्या वाटर का मालिक्यूल चला जाएगा और इनके आपस में लिंकेज हो जाएगी, जिसे पिप्टाइड लिंकेज कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन आगे बनाते हैं। उसके बाद लिपिड की तरफ आ जाएं। लिपिड को ट्राइग्लाइसराइड क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसमें 3 ग्रुप शामिल होते हैं। किसके, मैंने जब क्लास में बात समझाई थी तो इसके 3 ग्रुप एसिड इस्तेमाल किए थे। तो 3 फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं लॉन्ग चेन वाले, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको फैटी एसिड का नाम देते हैं। तो ये 3 फैटी एसिड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइग्लाइसराइड। पेपर में आ सकता है इसे ट्राइग्लाइसराइड का नाम क्यों देते हैं, तो आपने कहना है 3 फैटी एसिड, ये देखिए ये जवाब लिखा हुआ है, 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है।
इनके नाम लिखें तीनों के। ओलिक एसिड एक नाम मैंने आउट भी ऐड कराया था क्लास में, वो भी ऐड कर दें। पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, 3 एसिड के आपने हैं। अच्छा, इनको फैटी एसिड क्यों कहते हैं दोबारा बता दूं। ये लॉन्ग चेन वाले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसलिए इनको फैटी एसिड का नाम दिया जाता है। ये फैटी एसिड की तारीफ है। घी और ऑयल में क्या फ़र्क है, वही है, एक लिक्विड में होता है, दूसरा सॉलिड में होता है। हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन से हम ऑयल को घी में चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ऑयल को घी में चेंज कर सकते हैं। ये देखो, सेब में कौन सी ये इस्टर मौजूद होता है, ये देखो अंडरलाइन कर दो, मिथाइल ब्यूटानोएट। अनानास में कौन सा होता है, इथाइल ब्यूटानोएट। ये कौन सा इस्टर पाया जाता है, ये इस्टर के नाम लिखे खड़े हैं, ये इस्टर के नाम है, मिथाइल ब्यूटानोएट और इथाइल ब्यूटानोएट। उसके बाद ये डीएनए है, इसमें सन याद करना है, सैनदान का नाम याद करना है। और हेलिक्स कौन सी होती है, आपने कहना डबल होती है। और उसके बाद जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर, इजी भी है। और उसके बाद अरे इसका आरएनए का क्या काम होता है, तो ये आरएनए का फंक्शन है। साथ ये भी लिखने अच्छी बात है, ये आरएनए का फंक्शन अक्सर पेपर में आता है। विटामिन के बारे में पूछे तो आपने ये सन याद करना है, जिसने मुशाहिदा किया था, ठीक है ना। बाद में जिसने इसको नाम दिया था वो ये सैनदान था, फंक था जिसका नाम था, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद विटामिन ए के इस्तेमालात ये लिखे खड़े हैं, विटामिन डी के इस्तेमालात ये हैं। और इनकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, इनकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये सूखेपन की बीमारी होती है, ये तो याद करना है। और फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम क्या है, ये है स्टूडेंट्स नाम है। और सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन के क्या नाम है, वो ये नाम है, ये विटामिन बी और ये विटामिन सी के कम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी के कम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं, ये स्कारबिक एसिड भी का नाम देते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। ये मेडिसिन के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते होते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मैक्रोबियल एंजाइम को डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, वजह क्या होती है। ये दाग वगैरह को उतारने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये वजह साफ लिखी खड़ी है बेटा स्टूडेंट, यहाँ से देख लेना, तो इसको यहाँ से तैयार कर लेना। ये आपका एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसकी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 2 है, 3 है, 4 है। आंसर आप पाते होंगे, इजी है। तो 11 करना, 14 लाजमी करना इस साल, 8 करना, 7 कर लो, 17 कर लो, 18 कर लो, इंशाल्लाह आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर। और बीच वाली जितने ऑब्जेक्टिव बताई है, मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है, सन है, ये लाजमी करना है, उनमें से ऑब्जेक्टिव आनी है, ठीक है ना। ये सारी ऑब्जेक्टिव भी होगी। अब आप शॉर्ट मुख्तसर सवाल एंड वाले हैं, दोबारा रिपीट कर दूं, ये 2, 3, 4 ये 3 ये कर लो। और इनका आंसर अभी मैंने बताए हैं, ये देखो इनका आंसर अभी मैंने बताए हैं। और उसके बाद ये देखें यहाँ से 9, 10, 11, 12 लिपिड का जना फार्मूला आपको बताया, जिलेटिन क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनती है, अभी बात समझाइए। तो 19 ये तकरीबन 8 शार्ट आंसर है। अगर सारे नहीं कर सकते ये लाजमी करो। विटामिन ए के सोर्सेस और इस्तेमाल भी करो। ये 9 हो गए, 9 ये हो गए, 10 वो दरमियान वाले हैं, तकरीबन 19 शार्ट आंसर मैंने बताए हैं इस चैप्टर के। तो ये मेरे डियर स्टूडेंट्स आपने करने हैं। एनालिटिकल उनमें कुछ बताए हैं, कुछ सिंपल भी बता दिए हैं। तो एग्जामिनर ने 35% तो कंसेप्चुअल देने हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है जो विटामिन की इंपॉर्टेंस कर लें इस साल के लिए। पिछले साल भी आया, इस साल भी आएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद एक सवाल बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और प्रोटीन के सोर्सेज और यूजेस। बस ये कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक भी करो, प्रोटीन के सोर्सेज और ये 3 लॉन्ग बता के जा रहा हूँ। फिर दोबारा सुन लो, प्रोटीन वाला कर लो, कार्बोहाइड्रेट वाला कुछ सोर्सेज कर लो और विटामिन की इंपॉर्टेंस कर लो। उसके बाद एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस साल 2024 में। इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये देखें
75% पाई जाती है। ठीक है ना। पहले 11 किलोमीटर के फासले पर ये ऑब्जेक्टिव आनी है। इस साल बहुत अहम है और बोर्ड में आई भी पड़ी होती है, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे पेपर में आई पड़ी होती है। ये 4 रीजन होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद एक बात समझा दो कि ये जो गैसेज है ना, इनकी जो परसेंटेज है ना, ख़ास तौर पे नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है ये याद कर लो, ऑक्सीजन की भी ये परसेंटेज याद कर लो। उसके बाद देखें रोशनी की कुल औसत रिफ्लेक्शन कितना होती है, ये 32, ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर गैस कितना जल्ब कर सकती है, तकरीबन 18%। अच्छा, उसके बाद ये एक बात समझा दूँ कि ये ऑब्जेक्टिव वाली है -58 तक बाकायदगी से कम होती है। कहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, ये डिटेल में टॉपिक हमने पढ़ा था, लेकिन फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर करना है इस चैप्टर को, तो ये पॉइंट याद करना है कि कितने तक कम होती है, -58 सेंटीग्रेड तक हो सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और 85 किलोमीटर तक जब हम लोग उसके रीजन में कितना दोबारा हो सकती है, वो हो सकती है -93। यहाँ -93 या -58, क्योंकि यहाँ सेंटीग्रेड टेम्परेचर और है, यहाँ पे टेम्परेचर और है, यहाँ पे डिस्टेंस भी और है, यहाँ पे डिस्टेंस भी और है। तो ये आपने टेम्परेचर याद रखना है। ये 17 से मैंने यहाँ इसको इधर से टेबल की सूरत में याद कर लो। ये देखो स्टूडेंट्स, ये टेबल है, ये क्यों ना आप सारी टेबल तैयार कर लो। बस इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से यही वाली ऑब्जेक्टिव है। पहली बार बार कह रहा हूँ, ये पहली ये वाली याद करो जो अभी भी मैंने बात बताई है, ये वाली ट्रोपोस्फीयर वाली 12 किलोमीटर के फासले पर कितना होती है, ये पेपर में अक्सर आती है। उसके बाद ये देख लें कि कौन सी रेडिएशन होती हैं जो जज़ब हो जाती हैं और कौन सी रेडिएशन ऐसी होती हैं जो जज़ब नहीं होती, गुजर जाती हैं। तो वो आपको बता दो। ये देखें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब कर लेते हैं। ठीक है ना। इसलिए ओजोन मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैस में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, टूट जाती है। ओजोन ऑक्सीजन गैस में, तो देखो ना, ओजोन ऑक्सीजन गैस में क्यों तब्दील हो जाती है। तो आपने कहना है कि जो ऑक्सीजन एटम जो में तब्दील क्यों हो जाती है, तो उसकी वजह यही है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जज्ब हो रही हैं, तो उसमें मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन एटम और डायटॉमिक में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये लेयर टूट जाती है, इसमें होल पैदा हो जाता है। होल, आगे होल के बारे में समझाता हूँ। तो इस वजह से आपने लिखना है, एक ये ऑब्जेक्टिव नोट कर लें, कौन सी रेडिएशन, आपने कहना है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती हैं, जज़ब हो जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव पेपर में आनी है जो नेक्स्ट पेज पे होगी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ओजोन लेयर कैसे बनती है। ओजोन लेयर ये देखें, ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, ओजोन बना रही है। ये शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बच्चा, ओजोन बनने की वजह क्या है। ये देखें, ओजोन बनने की वजह, ओजोन लेयर बन जाती है और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान मौजूद होती है। और ये ऑब्जेक्टिव है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के दरमियान मौजूद होती है ओजोन लेयर। ये ऑब्जेक्टिव पूछी जाते हैं। मैं लिख देता हूँ कि ओजोन लेयर कहाँ पे मौजूद होती है, ये आपने तय करना। ये ऑब्जेक्टिव पेपर में मोस्टली पड़ी होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहीं पे होगा। ये देखो, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या फ़र्क होता है, सेकेंडरी प्राइमरी से कैसे बनते हैं, ये सवाल इसका भी पूछा जा सकता है। तो आपने फिर रिएक्शन करा देने हैं उन ऑक्साइड का वाटर के साथ, जो कंपाउंड बनता जाएगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बनिक एसिड है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। क्योंकि ये ऑक्साइड जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, फ़िज़ा में जो वाटर के मालिक्यूल होते हैं, जो बारिश की वजह से वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसके साथ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। पर पेपर में सवाल मुझसे ऐसा आता है कि प्राइमरी सेकेंडरी में क्या फ़र्क है, या सवाल आ जाए सेकेंडरी बनते कैसे हैं, तो फिर भी आपने यही जवाब देना होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं। उसके बाद कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं उनके सोर्सेस क्या है, वो ये सोर्सेस है। ये शॉर्ट आंसर लाजमी करना है, इसके चांसेस है बहुत ज़्यादा। सोर्सेस क्या है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है ना।
और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में इजाफा क्यों होता जा रहा है, रोज़ बरोज़ क्यों इजाफा होता जा रहा है। ये देखो ये कितना इजाफा होता जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव 0.05 सेंटीग्रेड बढ़ता जा रहा है CO2 की वजह से। CO2 क्योंकि एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में इजाफा जो होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, उसकी वजह बतानी होती है। तो उसकी वजूहात और उसके असरात क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये असरात हैं। ये देखें, बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, और ठीक है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन में इजाफा होता जा रहा है, मौसमी तब्दीलियाँ बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं सर्दियों में इजाफा होता जा रहा है तो गर्मियों में भी इजाफा होता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये हम पौधों और जानवरों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता जा रहा है, इसी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। ये आपने 2-3 करने हैं एज शॉर्ट से। एक और शॉर्ट आंसर है कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है, ये इसका क्या फ़ायदा होता है। जो गाड़ी के अंदर जो ख़तरनाक जो गैसेस बनती है ना, उसको ये उस गैस में तब्दील कर देना जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO गैस है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर इसको तब्दील कर दें नाइट्रोजन में, CO2 में, पानी में, इसका मतलब है ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो इसको बोलते हैं कैटालिटिक इन्वर्टर। ये स्टूडेंट लाजमी डेफिनेशन करनी है, कैटालिटिक इन्वर्टर के क्या फ़वाइद होते हैं, गाड़ी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी ख़तरनाक गैसेस होती है ना, जो पेट्रोलियम के जलने के दौरान हाइड्रोकार्बन जलता है, फ्यूल जलता है, तो उसको उस गैस में तब्दील कर देना जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह न हो। उसके बाद SO2 के असरात, ये SO2 के असरात करना है। SO2 के असरात क्या है, और इमारतों की चमक दमक क्यों ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह यही होती है कि SO2 के जो असरात हैं ना, उसकी वजह से। ये पेपर में एक दफ़ा शॉर्ट आंसर आया था कि इमारतों पर असर डालने वाला कौन सा ऑक्साइड होता है, तो आपने कहना SO2 के ऑक्साइड होते हैं। याद रख लो, SO2 के ऑक्साइड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट आंसर है एक पेपर में जो अक्सर है पढ़ा होता है, वो ये है कि CO2 ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आपकी पता होगा कि CO2 ग्रीन हाउस क्यों कहलाती है, कैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, कैसे टेम्परेचर में इजाफा करती है, सैलाब में क्यों बढ़ते जा रहे हैं, यह भी बात समझाइए। पानी की ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो तब्दीली है वो क्यों आ रही है, तो इसमें कहना है कि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तो सैलाब के खतरात में इजाफा होता जा रहा है। तो ये 2 शॉर्ट आंसर हैं। हर हवा के 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के नाम लिखे हैं, तो NO2, SO2, CO2 जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो आपने नाम लिखने हैं। उसके बाद आपने ये बताना है कि एसिटिक रेन में ऑब्जेक्टिव आती है कि pH सबसे कम किस में होती है, तो आपने कहना कार्बनिक एसिड में होती है। वैसे इसकी pH कहाँ तक चली जाती है, तो आपने कहना 4 तक चली जाती है, लेकिन कार्बनिक एसिड में 4 तक नहीं होती है, वो 6 तक होती है, 6.5 तक होती है, क्योंकि कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड है ना। ये देखो ये ऑब्जेक्टिव है, कम एसिडिक होती है। दोबारा इन तीनों बातों को नोट कर लें, कम एसिडिक होता है, इसकी 6 तक होती है, वैसे 4 तक चली जाती है इसकी pH, किसकी, एसिडिक रेन। उसके बाद ये एक्वाटिक एनिमल खास जो मछलियाँ होती हैं ना, ये क्यों मर जाती हैं, इनकी मौत का सबब क्या बनता है। सबसे अहम बात है एलुमिनियम, जो हमारी जो भारी मेटल्स हैं ना, जो पानी में छोड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, उनके साथ रिएक्ट कर लेती हैं। ऑक्सीजन कम हुई तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक्वाटिक एनिमल सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और एक सवाल है कि कौन सा कार्बोनेट पर हमला करती है जब एसिडिक रेन इमारतों और मुजस्मों के मार्बल, चूने के पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या करती है, हमला करती है, जिस वजह से इमारत और मुजस्मे ऐसा ऐसा चमक दमक में खो देते हैं। वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऑब्जेक्टिव है, पेपर में आ जाए कौन सा कंपाउंड है जिस पर अटैक करता है, क्या चूने के पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पर हमला करती है, तो आपने कहना है कैल्शियम कार्बोनेट पर हमला करती है क्या, एसिटिक रेन। तो एसिटिक रेन कैल्शियम कार्बोनेट पर अटैक करती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की चमक दमक क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है चमक, जिस वजह से किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले ऑब्जेक्टिव बहुत अहम है, ये नोट कर लें।
उसके बाद है कि ये सन ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये उसका नाम है एंटार्कटिका। 19 में ये नाम है आर्कटिका ओजोन लेयर दरियाफ्त की। ये किसने दरियाफ्त किए थे? ये साइंसदान के नाम है रेटिक और उसके नाम है तो 1918 में एंटार्कटिका पे ओजोन होल की मौजूदगी का पता चला। ओजोन होल किसे कहते हैं? ये ऊपर तारीफ लिखी खड़ी है ओजोन होल के बारे में मालूमात देने वाले जो साइंटिस्ट हैं किस सन में दिया और क्या कहा, तो ये साइंसदानों के नाम है, ये आपने याद रखना है। ओजोन होल क्या होती है, वो कौन सा रीजन होता है और आहिस्ता आहिस्ता ओजोन होल में इजाफा क्यों होता जा रहा है, उसकी वजूहात क्या है। वजूहात तो यही है कि जो हम फ्री रेडिकल में जो हमारे क्लोरीन हैं, ठीक है ना, ये फ़िज़ा में जाते हैं और ये कहाँ से जाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जाते हैं। ये डिटेल में हम जा रहे हैं ज़्यादातर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी गैस होती है, ये कैसे ये क्लोराइड बनते हैं, कैसे ओजोन के साथ अमल करके ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं। तो इस वजह से ऐसा ऐसा ओजोन में बस आप इतना लिखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो जो है ना ओजोन होल में क्या करते जा रहे हैं, इजाफा करते जा रहे हैं। तो ओजोन होल की तारीफ आप यहाँ से कर लें और किस वजह से कर लें, ये लिखा खड़ा है क्लोरीन फ्री रेडिकल में कई लाख ओजोन मालिक्यूल को तबाह कर देते हैं। ये आपने लाजमी स्टूडेंट्स करना है कि ओजोन होल क्या चीज़ है और ओजोन होल में इजाफा क्यों होता जा रहा है। ये उसका आंसर है, यहाँ से करना है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये साइंटिस्ट के नाम है जिसने ओजोन होल का पता चलाया और उसके बाद ये साइंसदान है जिसने ओजोन होल को दरियाफ्त की। ये दो का नाम याद कर लें। उसके बाद जो है ना एक लफ्ज़ है इंसिनरेशन से क्या मुराद है, तो ये लिखा खड़ा है, ये डेफिनेशन होगी, ये देखें इंसिनरेशन से क्या मुराद है। वेस्ट मटेरियल को जब जलाया जाता है ना, उससे जो हरारत और गैसें निकलती हैं फ़िज़ा में जाती हैं, तो वो कितने टेम्परेचर तक, ये टेम्परेचर भी साथ लिखा खड़ा है। नकारा और फाजल मादे को जब जलाया जाता है खुली फ़िज़ा में, तो उससे निकलने वाली जो गैसेस होती हैं फ्लू करती हैं और वो हरारत में तब्दील हो जाती हैं, हरारत बहुत ज़्यादा खारिज होती है। तो इस अमल को कहते हैं। ये तारीफ़ आपने लाजमी तैयार करनी है, इंसिनरेशन से क्या मुराद है। उसके बाद हम एक और है ओजोन होल से क्या मुराद है, अभी कर लिया है। ओजोन के खात्मे के असरात, ये दो कर लें। उसके बाद इस चैप्टर के हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, 3, 7, 9 इनको नोट करते जाएं, इनके आंसर ईजी हैं बिल्कुल। ये 14 है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग कौन सी वजह बनती है, तो आपको पता है CO2 है। और ये 15 है और ये शॉर्ट आंसर है जो मैंने टिक किया हुआ है 2, 4, 5, 8, ये 9। इनका आंसर अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि CO2 एटमॉस्फेयर में गैस क्यों बनती है, हवा में CO2 ना हो तो हम क्या ज़िंदा रह सकते हैं, CO2 का क्या फ़ायदा होता है। तो ये CO2 की वजह गुंजान बाद इलाके में नाकाबिल रिहाइश क्यों होते जा रहे हैं, और एसिडिक रेन किस तरह ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा कर रही है, कैसे कर रही है। तो अभी मैंने चैप्टर के बीच में मैंने बातें समझाई हैं कि एसिडिक रेन क्या है और एसिडिक रेन कैसे बनती है, ओजोन का ख़ात्मा कैसे हो रहा है, O3 ऐसा कैसे ख़त्म होती जा रही है, उसमें होल कैसे पैदा हो रहा है। तो ये दरमियान में चीज़ें मैंने निशान लगा दिए। वही जवाब इसके जो क्वेश्चन हैं इन इस तरह का जो ना ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने 5 क्वेश्चन निशान लगा दिए हैं। ये मैंने ये देखो अंडरलाइन कर दी हैं। ये 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है और 7 भी साथ कर लें, ठीक है ना। उसके बाद इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं इस साल में, तो यही शॉर्ट हैं जो मैंने बता दी हैं डिटेल के साथ। मज़ीद भी कोई बात समझ ना आए तो आप समझ सकते हैं। तो ये तकरीबन जितने भी शॉर्ट बताए हैं, जितने ऑब्जेक्ट बताई है, इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इस चैप्टर के लॉन्ग तो है नहीं, तो शॉर्ट इसका जो होते हैं ना वो ज़्यादा आएंगे। उसके बाद वाटर वाला चैप्टर है, सेकंड क्लास है, उसमें सबसे पहली बात ये है कि ये
ये अमाउंट याद करें, कितने फ़ीसद होती है ज़मीन में, कितने फ़ीसद सतही पानी होता है, एटमॉस्फेयर में कितने फ़ीसद है। उसके बाद इसका जो है ना डेंसिटी कितना है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, और सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है कि हीट कैपेसिटी कितना है। 4.2 जॉल पर ग्राम और पर केल्विन होती है। और पत्थर से कितने गुना हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्यों होती है, ये वजह मैंने समझाई थी कि हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है और क्यों ज़्यादा होती है, कि हीट अपने अंदर ये एब्जॉर्ब क्यों कर लेती है। तो बहरहाल ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर कर लें, ये 3 पॉइंट ज़्यादा है जो मैंने बताया, और ये भी पॉइंट कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। तो इस पेज में जो आपका शॉर्ट बन सकता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं जो वाटर के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, या नॉन एन कंपाउंड वाटर में बॉन्डिंग क्यों करते हैं। ये देखें नॉन एन क्यों करते हैं, तो आपने कहना है तो नॉन एन के फिर बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं, तो आपने कहना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें, और वो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स उसकी रीज़न लिखी करिए, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नॉन एन कंपाउंड बॉन्ड बना लेते हैं ये। उसके बाद ये क्वेश्चन वाटर